वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसके बारे में। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी। सो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो इसमें हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो रहेंगी हमारे पास। पहला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और दूसरा है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, बताना कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेसन में। सो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, रियल नंबर लेसन हमारा है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? अब जितने भी रैशनल और इररैशनल नंबर होते हैं उन सभी को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होंगे, जैसे 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इधर पीछे क्या होंगे -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, है ना, -इन्फाइनाइट। तो ये जो भी ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर जितने भी नंबर होंगे, अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई हुई है क्लास 9th की वीडियोस में कुछ, और आपको भी बता देता हूँ 10th वालों को, कि जो है जैसे कि ये कोई भी दो नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर, कोई भी दो नंबर, जैसे सपोज कर लो ये मैंने दो नंबर 1 और 2 ले लिया। अब 1 और 2 के बीच में इनफाइनेटली नंबर्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये आपको पता होगा। तो कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर, रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम वटे में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो 2/3 है हमारे पास, तो ये रैशनल नंबर है ना। अब कोई ऐसा नंबर जिसको हम वटे में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इनको हम वटे में नहीं लिख सकते। जब इनकी वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आती है ऐसे, और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती रहती है आगे आगे, तो ख़त्म नहीं होती है। तो वो हमारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, सिंपल सी बात है, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इन दोनों नंबरों को, रैशनल को भी और इररैशनल नंबरों को भी, दोनों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर जो है, और ये सारे के सारे रैशनल भी और इररैशनल नंबर भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। हर एक पॉइंट, हर एक जो नंबर होता है उसका एक यूनिक पॉइंट होता है रियल, ये जो नंबर लाइन होती है इसके ऊपर। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे भी हम डिस्कस करते जाएंगे बेसिक। तो वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ है रियल नंबर का, आपको पता हो गया। दूसरा, अब ये जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये क्या चीज़ है? अब इसमें इसका मतलब समझो, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है ये बेस्ड है हमारा किसके ऊपर? ये हमारा बेस है एक तरह का जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ऊपर, क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। ये क्लास 5th 6th में जो है उसका टॉपिक है, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस है, और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक तरह का होता है, ये एक फार्मूला है ना। तो इसमें हमारे पास ये जो नंबर होते हैं, डिविडेंड भी और डिवाइज़र भी, ये दोनों कोई हमारे पास रियल नंबर होते हैं। डिविडेंड भी और डिवाइज़र हमारे पास दो ये रियल नंबर्स होते हैं, और इसमें कोशेंट और रिमाइंडर आपको दिया होता है। तो याद रखना, जो हमारा ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर जो होता है ये हमारा हमेशा छोटा होता है। किससे? डिवाइज़र से हमारा ये रिमाइंडर छोटा होता है। जैसे मैं नीचे आपको बता देता हूँ, मान लो मेरे पास एक मैं लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लिखता हूँ B = AQ + R, मान लो मैंने ये लिख लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे B = लेना है। अब ये क्या है? B हमारे पास जो ये क्या चीज़ है? B यही हमारा डिविडेंड होगा। डिविडेंड क्या होता है? जब डिवाइड करते हैं तो जैसे जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके बीच में यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो इधर बाहर नंबर आता है जिसके साथ टेबल पढ़ते हैं जिसका, वो डिवाइज़र होता है। ऊपर जो होता है कोशेंट, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो आई थिंक आपको ये पता होगा, सो मैं इस पर नहीं जाऊँगा। सो इसमें याद रखना कि B हमारे पास ये कोई रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। A भी कोई
रियल नंबर हो सकता है, क्यू क्या होगा, कोशेंट हो सकता है, आर क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, और ये जो आर हमारा है ये हमेशा छोटा होगा किससे, इससे ए से, या जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा, है ना। और ये ज़ीरो से आर हमारा जो है ये ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब ये डिवाइज़र से छोटा होगा लेकिन ज़ीरो भी होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से छोटा नहीं होगा। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है किसके लिए, यूक्लिड डिवीज़न निकालने के लिए। और लेमा क्या चीज़ है, जो लेमा है, लेमा जो है ये इस एक तरह का एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम या मेथड कह सकते हो आप। ये एक तरह का प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है जिसको एक तरह का पोस्टुलेट कह सकते हो, एक्सियोम पोस्टुलेट जैसे होते हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है ना, वो उस तरह की चीज़ इसको ये कह सकते हैं आप, ठीक है। एल्गोरिथम आप मान के चल सकते हो या मेथड मान सकते हो। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहला जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमने निकालना कैसे है, इसमें हम HCF निकालते हैं, बस वो मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। किसमें, ये जो इसमें दूसरे वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, ठीक है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। और LCM और HCF वगैरह ये कैसे निकालते हैं ये भी हमने एक्सरसाइज में पढ़ना है आगे। और इसके बाद रैशनल नंबर को कैसे हम बता सकते हैं कि ये इरेशनल है या रैशनल है, ये भी चीज़ें भी हमने बतानी है। तो हम अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा मैं। सो देख लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं, आपकी बुक में कुछ थ्योरम्स भी हैं यहाँ पे। जैसे मैं देख लेता हूँ कोई थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम मैंने आपको वैसे बता तो दिया, जो ये पहले वाला है, ये वाली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये यही कहता है ना, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे दिया हो। तो ये C और ये D जो होगा ये कोई रियल नंबर्स होंगे, और इसमें Q क्या होगा, कोशेंट होगा, और R रिमाइंडर होगा, और ये R हमारा हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, और जो D ये मतलब डिवाइज़र है इससे छोटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और हम सिंपली HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज का है ये बेसिक जो है, ये मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमने HCF निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो 135 एंड 225 हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 1.1, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमने ए पार्ट है 135 एंड 225। तो यहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीजन यूज़ करके इसका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, देखो इन दोनों में ये जो बड़े वाला नंबर है ऐसे डिवाइड की तरह करते हैं, बड़े वाला नंबर बीच में लिखो 225, 135 को बाहर लिखेंगे। तो मैं बताता जाऊंगा कैसे करना है। अब इसका टेबल पढ़ो कि इससे छोटा है, जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं। तो 135 का टेबल अगर हम 2 से पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 आर 10, 2 3 आर 6 और 1 7 और 2 1 आर 2, तो 270 हो जाता है, मतलब इससे बड़ा हो रहा है। तो हम बड़ा तो नहीं लिखते, हम छोटा लिखते हैं। तो इससे छोटा नंबर तो 1 आर ही आता है, तो 135 1 आर 135, इससे माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, यहाँ से 12 लिया, 12 में से 3 गए तो 9, है ना। अब देखो, अब ये हमारे पास यहाँ पे याद रखना, यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, यही तरीका है। ये 90 हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे हम डिवाइड डालेंगे और ये जो पहले वाला डिवाइजर था ना, इसको इसके अंदर लिख लेंगे। अब ये डिविडेंड बन जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 135 अंदर आ जाएगा, तो अब ये ऊपर वाला खत्म हो गया। हम 90 का टेबल पढ़ेंगे, 92 आर 180 होता है, तो 91 आर 90 ही आएगा। माइनस करो, 5 में से 0 गए तो 5, 13, यहाँ 13 में से 9 गए तो 4, 45 हो गया। अब देखो यहाँ पे
अब ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आया, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, अब ये जो इस ऊपर वाला जो डिवाइड था इसका जो डिवाइजर था उसके साथ। अब ये 90 जो था, ये बाहर वाला 90 ये यहाँ से शिफ्ट होके इधर बीच में आ जाएगा। जैसे यहाँ से ये 135 ये शिफ्ट होके इधर आया था ना, ऐसे ही 90 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 9090 आ जाएगा। अब टेबल पढ़िए 945 का टेबल, 45 1 और 45 2 बार कितना होता है 9090। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन हमारा HCF क्या होगा इसमें, जो लास्ट वाला जब रिमाइंडर 0 हुआ उससे पीछे वाला जो भी डिवाइजर था, है ना। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 हुआ, तो डिवाइजर क्या था उस टाइम पे 45, तो हमारा HCF क्या होगा। तो हमें यहाँ पे हमने क्या लिखना है इसको, पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके अकॉर्डिंग हमने कैसे करना है, देखो जो पहले वाले फैक्टर किए हैं ऐसे करेंगे। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 225 के लिए क्या फैक्टर किए, 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90। अब देखो ये रिमाइंडर क्या आया 90 आया ना, इसमें हम यही करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे कि B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो देखो B हमारा क्या था डिविडेंड, A क्या था डिवाइजर, क्यू क्या था कोशेंट, रिमाइंडर क्या था, ये इसमें देख लीजिए 90 है ना, 90 था रिमाइंडर, 90 बचा था ना। जब पहले वाली डिवीजन की तो उसमें रिमाइंडर 90 बचा, ठीक है, ये पहले वाली हो गई। जब दूसरी डिवीजन की हमने तो दूसरी में फार्मूला यही सेम रहेगा। अब दूसरी में हमारा डिविडेंड क्या था 135 था ना, तो 135 के लिए क्या हुआ, हमारा जो डिवाइजर क्या था 9090 था, मल्टीप्लाई कोशेंट क्या था 1 नहीं था, प्लस इसमें रिमाइंडर क्या बचा था 45 यही बचा था। तो तीसरी बार में हमारा देख लीजिए, तीसरी बार में क्या था हमारा डिविडेंड 9090, यही डिविडेंड था 90। तो 90 के लिए क्या किया था, हमारा डिवाइजर क्या था 45 प्लस मल्टीप्लाई 45, कोशेंट क्या था 2 प्लस 0। अब देख लो हमारा लास्ट वाला रिमाइंडर क्या था, लास्ट वाला जो डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर वो क्या था 45। तो यही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे HCF। आपने इस पूरे को इस फॉर्म में लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये निकाला और इसी को हर एक जो डिवाइड किया उसको ऐसे लिख लिया। ये आपको ध्यान रखना है, B इज इक्वल टू A प्लस A मल्टीप्लाई Q प्लस R। इसकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। B और A हमारे पास क्या है, दो रियल नंबर से 225 भी और 135 भी। तो रियल नंबर इंटीजर्स भी कह सकते हो, इंटीजर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हम सीधा सा लिख लेंगे HCF इज, लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 4545। मतलब इन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो उनमें से सबसे दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है और बड़ा फैक्टर है वो कितना है 45। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, नीचे ऐसे लिख सकते हो 225 कामा लिख सकते हैं 135। पहले हमने इन दो को क्या किया डिवाइड किया ना, इन दो को डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ये किसके बराबर है HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे वाले कौन किस को डिवाइड किया था 90 और 45 को, यही था ना। देखो इन ये दो नंबर थे और 90 और 45 जो हमारा ये आ रहा है। तो कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो 90 और 135 HCF 90 का 135 इक्वल टू ये सारा किसके बराबर है HCF ऑफ 45 एंड 9090। ये सब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, देखो पहले सबसे पहले हमारे कौन से थे ये डिविडेंड और डिवाइजर, 225 डिविडेंड था और 135 डिवाइजर था। इन दोनों का HCF किसके बराबर होगा, इन दोनों के, ये 90 और ये 135, ये भी डिविडेंड डिवाइजर है ना, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, इन दोनों का HCF इस डिविडेंड और डिवाइजर के बराबर है और इन दोनों का HCF इस डिविडेंड और डिवाइजर के बराबर है। तो HCF सभी में कॉमन होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं लास्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, इसके बाकी पार्ट आप कर सकते हो, कुछ टफ नहीं है इनमें, आप ये बाकी पार्ट
कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें सिंपली ऐसे ही करना है। तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताओ किस किस की फॉर्म में, जो 6q + 1 की फॉर्म में हो, या 6q + 3 की फॉर्म में हो, या 6q + 5 की फॉर्म में हो। तो इसमें q है जो वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो देख लीजिए, इसको भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। 6q + 1, 3 और 5 की फॉर्म में हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसको बताना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में हमने बताना है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या था, ये था b = a × q + r। ये वाला हम फार्मूला देखेंगे। देखो इसमें ये देख लीजिए, ये q के जो भी साथ में है, जो भी नंबर q के साथ में है वो क्या है, ये नंबर क्या है, ये वाला, ये हमेशा डिवाइज़र ही रहता है। मैंने आपको बताया पीछे भी, डिवाइज़र। और ये जो b है ये हमने खुद से नंबर लेना है, ये तो डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड होगा। और q क्या होगा हमारा, कोशेंट होगा। और ये r क्या है, रिमाइंडर। मैंने आपको बताया, आपने ये फार्मूला दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 6q + 1 दिया हुआ है, 6q + 1 दिया हुआ। अब मैंने पीछे आपको कुछ रूल बताए थे। मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारा r है, रिमाइंडर है, वो किसके बराबर होता है, वो छोटा होता है किससे, a से। a का मतलब डिवाइज़र से, है ना। रिमाइंडर हमारा छोटा होता है डिवाइज़र से, और ये बड़ा होता है किससे, 0 से, और 0 के बराबर भी होता है। तो ये रिमाइंडर हमारा जो है 0 से शुरू होता है और 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन a जो है या डिवाइज़र जो है उससे छोटा होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो अब आप यहाँ से खुद पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो क्या चीज़ है। तो देखो हमारे पास क्या दिया उसने, 6q + 1 दिया ना, दूसरे में 6q + 3, 6q + 5। तो देखो ये 6 सब में कॉमन है ना। ये देखो ये डिवाइज़र है, डिविडेंड हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो उसको आप a मान लो या x मान लो। डिविडेंड जो नहीं दिया हुआ उसको आप क्या मान लो, x मान लो। ये 6 क्या है, डिवाइज़र है, q क्या है, कोशेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। अब देखो ये जो 1 जो है ये रिमाइंडर दिया हुआ है, लेकिन इसने क्या बोला है कि आप क्या कीजिए कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव, देख लो क्वेश्चन देख लो, ये बोल रहा है कि आप क्या करो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताओ, सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताओ जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में हो, जिसमें q कोई भी इंटीजर हो सकता है, q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कोशेंट कुछ भी हो सकता है। तो देखो हमारा जो ये r है, ये जो हमारा r है ये किसकी फॉर्म में होगा, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है, 6 है। डिवाइज़र क्या है हमारा यहाँ पे 6 है, लेकिन ये हमारा जो रिमाइंडर है ये 6 से कम होगा, मतलब 0 से शुरू होगा लेकिन इस 6 से कम ही रहेगा, 6 के बराबर नहीं आ सकता, इससे 1 कम ही रहेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है। देखो तो इसमें q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम x निकाल दें, डिविडेंड निकाल दें, तो x हमारा क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है जब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी जगह पे पुट करते हैं, जैसे 0 पुट कर दें। तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, r की 6q + यहाँ पे आप r कर लो, है ना, या ऐसा मान लो, x छोड़ो ऐसे कर लो, आप वही ये ऊपर वाली इक्वेशन लिख लो, x इधर x लिख लो या b मान लो, है ना, b मान सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b = a q + r। तो यहाँ पे देख लो a क्या है, a हमारे पास 6 है, दिया हुआ है 6, ये 6 है ना, ये देख लीजिए ये 6 है,
ये ए ही तो है, डिवाइजर ही तो है। ए इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू ए की जगह पे उसकी वैल्यू भरनी है 6, क्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है ना, क्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, प्लस आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 क्यू ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें 1 पुट करते हैं, फॉर आर इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो बी का आंसर क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 1। ऐसे ही जब आर की जगह 2 पुट करते जाएंगे तो ये क्या आता जाएगा, आगे पुट करते जाएंगे तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, जब 3 पुट करेंगे तो 6 आर की जगह 3 आता जाएगा, ऐसे 6 क्यू प्लस 4, ऐसे 6 क्यू प्लस 5 तक ही जाएगा। ये मैंने सभी में एक साथ पुट कर दिए हैं, है ना। ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको जब समझ आ गई तो आप कर सकते हो। तो इसमें देख लो आड कौन कौन से हैं, आड वाले कौन कौन से हैं, इसमें देखो आड, क्वेश्चन में आड पूछा उसने, आड पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कौन कौन से हैं यहाँ से देखो, एक तो ये है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, दूसरा 6 क्यू प्लस 3, है ना ये वाला, और तीसरा 6 क्यू प्लस 5, ऐसे कह सकते ना हम। तो यही क्वेश्चन था आपका, सिंपली आर की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है। और आर हमने ये 5 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर था ए की जो वैल्यू थी वो 6 थी क्वेश्चन में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए 6 क्यू प्लस 1 था, तो ये 6 क्या है, डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन प्लस 1 जो है ये रिमाइंडर है। तो 1 की जगह हमने वैल्यूज इसको इस फार्मूले में पुट किया है, यहाँ पे आर की जगह पे वैल्यूज पुट, ए की जगह पे क्या आया 6 आया, और क्यू का क्यू ही रहा, क्योंकि जब बी कुछ नहीं है, डिविडेंड कुछ नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइजर की जगह पे उसने दिया हुआ है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो रिमाइंडर हमारा होता है वो हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर या उससे बड़ा, और इस डिवाइजर से छोटा हो सकता है, ए से छोटा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। अब ये बोल रहा है कि एक आर्मी का जो कंटिजेंट है उसमें 616 आदमी हैं जो अभी जिन्होंने अभी मार्च करनी है पीछे, ठीक है, पीछे की ओर जाना है। एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, और एक परेड में जो आर्मी के बैंड में कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। 616 लोग जो है उन्होंने मार्च करनी है, और 32 लोग जो अभी परेड में है। तो ये दो ग्रुप इसमें बोल रहा है कि 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होता है कि जब लाइन्स, सीधी लाइन्स हमारी तरफ होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉलम्स कहते हैं ना। या एक तरह की ऐसी लाइन जहाँ से हम लाइन को, अगर जैसे मान लो कि सुबह असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं, तो अब आगे से अगर आप एक ही लाइन है, आप एक ही लाइन की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉलम के बारे में समझा देता हूँ। पहले देख लो कॉलम क्या होता है। मान लो कि ये बच्चे खड़े है ना, ये सारे बच्चे खड़े हैं असेंबली या कहीं पे भी कुछ लोग खड़े हैं। तो अगर आप यहाँ से आगे से इनको देखोगे, आगे से यहाँ से आप इनको आगे से देखो, तो आपको ये यहाँ आगे से देखने पर आपको ये सीधी लाइन मिलेगी। ये बच्चे बराबर लाइन में खड़े हैं, तो आपको ये बच्चे एक ही लाइन में बराबर मिलेंगे। बच्चे वैसे ही खड़े हैं। अगर आप यहाँ पे चले जाओ तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये बच्चा अलग लाइन में दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा। मतलब यहाँ से देखने पर आपको ये 4 लाइनें दिखेंगी, और यहाँ से देखने पर आपको क्या दिखेगा, ये एक ही लाइन दिखेगी, है ना। तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको ये कॉलम दिख रहे हैं। अब अपनी तरफ, हमारी तरफ ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। जब हमारे या ऐसे बच्चे हों, ऐसे खड़े हुए, तो जब आगे से देखो तो हमें ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, एक ही लाइन में, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाए जाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अभी हम इसकी सोल्यूशन की ओर जाते हैं। ये बोल रहा है कि 616 आदमी जो हैं वो मार्च कर रहे हैं, और 32 लोग जो हैं परेड में है। तो 2 ग्रुप बन रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोनों ग्रुप्स में जो है कॉलम सभी के बराबर हैं। अगर लाइंस देख रहे हैं, लाइंस में जो आदमी देख रहे हैं, तो दोनों में बराबर बराबर आदमी है। मतलब
फैक्टर कॉमन फैक्टर दोनों का बराबर है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्क, तो ये बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स में जो कॉलम्स हैं जो वो मार्च करेंगे, मतलब अब मेंबर तो कॉलम में, तो कितने कॉलम वहाँ से मार्च करेंगे। तो दोनों में पहले देखना है कि क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, मतलब सबसे बड़ा और कॉमन। तो सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF, तो दोनों का HCF निकाल लो 616 एंड 32 का, 616 एंड 32 का HCF निकाल दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या लिखेंगे, मेंबर्स, सॉल्यूशन है इसकी, मेंबर्स जो भी है टू बी मार्च कितने 616, और मेंबर्स इन परेड, परेड में कितने 32 मेंबर्स हैं। तो हमने बताना है कि टोटल इनके कॉलम्स हैं, अब दोनों में बराबर बराबर कॉलम्स जो है मार्च कर रहे हैं, तो बताना है कि टोटल कितने कॉलम, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम जो है मार्च कर पाएंगे। तो HCF निकालो दोनों का, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन बताना है ना। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, 616 को बीच में लिखेंगे, 32 बाहर आएगा। 32 का टेबल किससे पढ़ें कि 616 के पास वाला नंबर मिले, तो अगर हम 32 का टेबल 19 से पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 608, इसके पास वाला नंबर मिलता है, इसीलिए इससे किया। तो देखो इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा। अब ये हमारे पास जो था ये एक बार डिवाइड करके ये रिमाइंडर आया, तो अगली बार जब डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ये 32 बीच में चला जाएगा। तो 8 4 आर 32 है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा HCF कितना आया 8, क्योंकि लास्ट वाला रिमाइंडर हमारा क्या है, सॉरी लास्ट वाला डिवाइजर हमारा क्या है 8। तो हम क्या कहेंगे HCF इज़ 8। तो कितने मेंबर्स जो है वो जा पाएंगे इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स जो हैं जा पाएंगे इसमें, वो कितने 8 कॉलम्स, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो AQ प्लस R B इज इक्वल टू AQ प्लस R। तो पहले क्या आपने किया, डिविडेंड पहले क्या था 616 था, तो 616 इज इक्वल टू A क्या था 32। देख लो यहाँ पे ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर, तो ये B था, ये A है, क्योंकि B हमारा डिविडेंड है, बीच वाला, बाहर वाला क्या होता है डिवाइजर। 32 मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या ही है प्लस क्या की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, या ये हमारा डिविडेंड किससे आ रहा है 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 8। अगर 32 को 19 से करो तो उसमें 8 ऐड करो तो ये बनता है। और दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमारे पास क्या बन गया था, डिविडेंड 32 बन गया था। 32 कैसे आया 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो देख लो यहाँ पे हमारा जो है ये 8 ही था जो डिवाइजर था, तो हमारा क्या आ जाएगा HCF यहाँ पे क्या हो गया 8। तो यही हमारा आंसर था। ऐसे आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब 4 और 5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, इज आदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर m। तो कुछ भी इंटीजर जो है m इंटीजर के लिए हमारा जो, अगर हम क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव इंटीजर जो भी है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हिंट भी इसने दिया, बोल रहा है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये इसने हिंट दिया, मतलब वही वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो है ये फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे, और तभी हम इसको बता पाएंगे कि ये 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में कैसे आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने m इंटीजर को 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में बताना है। तो चलते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हमने बताना है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में बताना है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन करते हैं। मैं मान लेता हूँ लेट
नहीं, यहाँ पे गिवन दिया हुआ, लेट नहीं है, ये हमें दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है हमारे पास, ये m है ना, ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको जैसे पीछे चीज़ बताई थी कि देखो इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा का फार्मूला क्या है, b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, यही है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये b नहीं दिया हुआ है, हमें ये चीज़ दी हुई है, ये ऐसे दिया हुआ है, या तो 3m है या 3m प्लस 1 दिया हुआ, मतलब ये 3m हमारे पास 3a हुआ, m क्या हुआ क्यू, तो इसको हम m को क्यू मान सकते हैं ना, है ना, m को हम क्यू मान सकते हैं। तो ये b हमारा x दिया हुआ, उसने बोला कि इसको आप x मान लो, तो x लिख सकते हैं, है ना, 3m प्लस 1 है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, ये जो m है ये क्या है, इसको हम क्यू मान सकते हैं, ये जो है ये क्या है हमारे पास a मान सकते हैं, और ये हमारा डिवाइज़र भी है, x क्या है डिविडेंड, और 1 क्या है रिमाइंडर। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमारा जो है r जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, r किसके बराबर होता है, r हमारा हमेशा छोटा होगा किससे, a से, और ये r बड़ा किससे होगा, बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन a से छोटा होगा। a क्या है हमारे पास डिवाइज़र, तो मतलब ये a की जो 3 है, ये r की वैल्यू हमारी जो है 0 1 2 तक रहेगी, 3 तक नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 तक ही रहेगी, 2 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा a 3 है तो 3 से कम ही रहने वाली है। ठीक है, जब आपको ये समझ आ गई तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3, m की जगह पे आप क्यू लिख सकते हो ना, क्योंकि हमने m को q के बराबर माना है ना फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो 3q, जब इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे, r 0 होगा तो खाली 3q आएगा, दूसरे में जब r की वैल्यू इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ऐसे ही जब इसमें हम इधर इस फार्मूले में यहाँ पे r की जगह पे और क्या पुट करेंगे, r की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया a की वैल्यू 3 है, q की m है, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये पहले वाला जो ये फार्मूला है, इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है, b की जगह पे x पुट करना, तो तभी जाके ये वैल्यूज़ आ पाएंगी। तो देखो हम क्या करते हैं, हमने इसको, अब इसको क्या मान लेना है, इसको हमने स्केयर करना है, इसको हमने क्या करना है, स्केयर करना है। उसने बोला ना कि स्केयर करो, तो हमारे पास पहला क्या है, x इज इक्वल टू 3q है, x इज इक्वल टू 3q है। तो जब यहाँ पे x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर r इक्वल टू 0 के लिए, जब r इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे, x का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 3q का स्केयर है। तो 3q का स्केयर कैसे हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, x का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 3 का स्केयर 3 3 r 9 हो जाएगा, 3 का स्केयर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 3 r 9, तो q का स्केयर इंटू q का स्केयर ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये पूरा इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, m, तो यहाँ पे x स्केयर इज इक्वल टू m आता है, मतलब पहले वाला खाली सिंपल m आता है जब 0 पुट करते हैं, जब 0 पुट करते हैं तो सिंपल m आता है। ऐसे ही सेम जब हमने, मैं लिख लेता हूँ फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आता है, r इज इक्वल टू जब रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 3q प्लस 1 आ रही है। यहाँ पे देख लो, ऊपर मैंने यहाँ पे ये पुट किया ना x, जब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 था, r इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 है, तो r इज इक्वल टू 1 वाली जगह पे 3q प्लस 1 आ रहा है, तो इसकी जगह पे देख लो, इसमें भी स्केयर करना है हमने, ये लिखने के बाद स्केयर करना है ना, तो स्केयर यहाँ पे लिख लो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्केयर करेंगे, ऊपर भी दोनों साइड किया था, तो x का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 पूरे का होल स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो x का स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर ही रहेगा इक्वल टू, ये आइडेंटिटी बनेगी, इसको अगर आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्केयर ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्केयर जो होता है ये होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, या a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे होता है। तो हम इस ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो a का स्केयर क्या है, a क्या है 3q का स्केयर प्लस b का स्केयर क्या है 1 का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है
3 क्या हो मल्टीप्लाई बी क्या है 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स की 3 3 आर 9 क्या ये 3 का भी स्क्वायर होगा क्यू का भी होगा क्यू आर क्यू का स्क्वायर प्लस 1 1 आर 1 प्लस 3 2 आर 6 क्यू है ना, ये हो जाएगा 6 क्यू मल्टीप्लाई 1 आर 6 क्यू ही होता है। तो यहाँ पे देख लो हम इसको सिंपल ऐसे करके लिखते हैं, वेरिएबल्स को अलग मतलब इसको पावर्स में एक तरह का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल शेप में 3 क्यू का स्क्वायर पावर्स के बराबर लिखते हैं प्लस 6 क्यू ऐसे लिख लो प्लस 1 कर लो। तो देखो हमें क्या चाहिए वहाँ पे, हमें चाहिए क्वेश्चन में 3m प्लस 1 चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने क्या किया था 9 क्यू स्क्वायर को वैसे वो m माना था ना वहाँ पे है ना, तो 9 इसको 1 या इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 9 क्यू स्क्वायर को m नहीं मानना था, इसको ऐसे करना था, ये ऐसे करना था 9 क्यू का स्क्वायर आ रहा था यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर आ रहा था, इसको ऐसे करना था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के फैक्टर निकालने थे 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू का स्क्वायर। तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 आर 9 हो जाता है, क्यू का स्क्वायर ही रहेगा तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाता था। अब इस वाले 3 क्यू को हमने क्या मानना था m मानना था। देख लो ये किस 3 क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या आता था m आता था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 का 3 अब इस 3 क्यू स्क्वायर की जगह 3m आता था, तो ये पहली वैल्यू निकली थी, दूसरी ऐसे निकलेगी ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नीचे ऐसे ही करना है 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से इन दोनों का कॉमन क्या आता है 3 के फैक्टर हैं दोनों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 को बाहर कॉमन ले लूँ तो 3 3 आर 9 क्यू का स्क्वायर 7 रहेगा प्लस अब 3 का टेबल किससे पढ़े तो 3 2 आर 6, तो अब यहाँ पे देख लो 3 2 आर 6 तो 2 क्यू कर लो, क्यू अंदर रखेंगे तो 3 2 आर 6 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा प्लस 1 का 1 बाहर, हमने खाली इन दो में से कॉमन लिया। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इन ये जो दो हैं इन दो को हमने m मानना है, इन दो को हमने क्या मानना है m, तो ये x के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, अब ये बीच वाला पूरा m हो जाएगा तो 3m प्लस 1 आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आप ये हमने इसके लिए सॉल्व किया जब r इजिकल टू 1 लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं जब r इजिकल टू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो तीसरे केस में क्या ले लेते हैं फॉर r इजिकल टू 2, तो इसी में जब r इजिकल टू 2 था तो हमारा ये क्या आ रहा था, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, फार्मूला क्या बन रहा था हमारा 3 ये क्यू का 3 क्यू प्लस 2 बन रहा था ना, है ना 3 क्यू प्लस 2 बन रहा था, x इजिकल टू 3 क्यू प्लस 2 बन रहा था। यहाँ पे जब r इजिकल टू 2 आया फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे ऊपर, और किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो वो ऐसे देख सकता है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे ये वाला तीसरे केस के लिए x इजिकल टू 3 क्यू प्लस 2 के लिए करना है, 3 क्यू प्लस 2 ले लिया, तो इसमें भी सिंपली वैसे ही करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा x का स्केयर कर लो इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 पूरे का होल स्केयर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x का स्केयर ही होता है, ये भी a प्लस बी का होल स्केयर, वही आइडेंटिटी लगेगी जो ऊपर वाली थी, a प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का होल स्केयर, है ना। ये इसको a मान लो इसको b मान लो तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो यही आइडेंटिटी लगा लेते हैं। a का स्केयर क्या है 3 क्यू, ये a है तो इसकी जगह पे ये वैल्यू भरेंगे 3 क्यू का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है 3 क्यू मल्टीप्लाई ये 2ab का मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब b क्या है 2 है तो प्लस b का होल स्केयर, इस b की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 2 का होल स्केयर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, स्केयर मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करना, 3 3 आर 9 क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू का स्केयर हो जाएगा क्योंकि क्यू का तो वेरिएबल का तो स्केयर ही रहता है, खाली 3 3 आर 9 हो गया प्लस 3 2 आर 6 6 2 आर 12 क्यू हो गया प्लस 2 2 आर 4। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 9 क्यू का स्केयर प्लस 12 क्यू प्लस 4 हुआ। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, इसमें से आप कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में से 3 कॉमन लेना ना हमने, तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बीच में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 आर 9 होता है तो क्यू स्केयर तो बीच में ही रखना है, हमने खाली 3 बाहर चाहिए, क्यू स्केयर प्लस 3 कितना 12 होता है 3 4 आर
3 4 12, तो ये क्यू 7 आएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस 4 का आगे 4 ही रहेगा, है ना। अब ये देख लो, अब ये जो पार्ट है इसको आप m मान लो, है ना, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 4 आ जाएगा। x की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 केस निकल गए पॉजिटिव और नंबर, पॉजिटिव नंबर, इसमें नंबर्स वाले पॉजिटिव नंबर्स जो हमने निकालने थे। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा अभी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ये हमने निकाल लिया है। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें हमने क्यूब ले लेना है। यूज इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने बताना है कि 9m की फॉर्म में आए या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आए या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आए या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आए। तो इसमें देख लो हमने क्यूब ले लेना है। क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा का ही यूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें हमने क्या बताना है कि कोई एक पॉजिटिव एक ऐसा नंबर बताना है जिसका अगर हम क्यूब करें और क्यूब करने के बाद उसका जो नंबर है वो इस फॉर्म में आ जाए, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आए। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा के फार्मूला बता रखा है, b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है 9m प्लस 1, अब ये हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये आगे वाला पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट बनता है ना। इसमें ये 9 क्या है, 9 हमारा ये a हो सकता है जिसको डिवाइज़र कहते हैं। अब ये m क्या है हमारा q है, और r क्या है, ये 1 8 वगैरह ये r ही है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इस 9 का जो हमने क्यूब करना है, तो हमने बताना है कि किसका क्यूब करें। तो हम 9 का छोटा मल्टीपल ले लो। 9 का छोटा मल्टीपल क्या होता है, उसकी जगह पे वो a होगा, है ना। 9 की जगह पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे देख लो b इज इक्वल टू ये आता है ना, इसको 9m प्लस r की जगह पे अगर आप 1 ले लो या 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं ना, ऐसे ले सकते हैं। तो हम अगर ऐसे ये 8 तक लेंगे, वैसे तो 8 तक आता है, अगर 9 हमारा a है तो r की वैल्यू 8 तक जाएगी, 8 तक ही जाएगी ना, क्योंकि हम r की वैल्यू क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि r की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल, और छोटा किससे होना चाहिए, इस डिवाइजर से 9 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 9 को इसका छोटा मल्टीपल ले लेते हैं। 9 का छोटा मल्टीपल क्या है, 3, है ना। तो अगर हम a की जगह पे 3 लिखें, m का m प्लस 1 कर दें, तो b हमारा, इसको b को b रखो या इसको x भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अगर इसको 3 माने तो हमारा ये 3 केसों में, अभी देखो अभी हमें r की वैल्यू 9 तक नहीं लेनी पड़ेगी, हमें r की वैल्यू 3 तक लेनी पड़ेगी, और हमें तो क्यूब भी लेना ना, अगर इनका क्यूब लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसका छोटा मल्टीपल लिया। तो 9 का छोटा मल्टीपल 3 होता है ना, या ऐसे रूट कह सकते हो इसका। तो अब यहाँ पे अब इस केस में हमारे पास r क्या बनेगा, जैसे ऊपर r की वैल्यू 9 से कम आ रही थी, तो यहाँ पे अब हमारा जो है ये डिवाइज़र 3 हो गया ना, तो r की वैल्यू 3 से कम आएगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, जो 3 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। तो r की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 0 1 और कह सकते हैं, मतलब हमने 3 से कम ही जाना है ना, 3 से 1 कम तक हमारी r की होती है। तो हम 3 केसेस यही लेंगे यहाँ पे। तो देखो जब इसमें ये 3m प्लस, जैसे यहाँ पे r लिख लेते हैं, ये r है हमारा, इसकी वैल्यू 1 मैंने खुद से लिखी थी, आप खुद से 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने r लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर जब r की वैल्यू 0 है, इसमें हम r की वैल्यू 0 भरते हैं। तो b की जगह पे आप x ले लें, x क्या हो जाएगा 3m प्लस 0, तो ये खाली 3m ही आता है, x इक्वल टू 3m ही आता है ना, है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हमें 9m चाहिए या फिर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 चाहिए, ये चाहिए। तो हमने ये कर दिया, अब इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड। हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, तो x का क्यूब हो जाएगा किसके बराबर, 3m का होल क्यूब, यही हो जाएगा, है ना। इसका क्यूब ले लो, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m का क्यूब, m को भी ऐसे 3 बार करेंगे तो वो m का क्यूब ही आ जाएगा, 3 r 9 3 27 m का क्यूब हो जाएगा, ये x का क्यूब होता है। अब x की बात करते हैं, तो देखो
एक्स क्यूब हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ से हमें इसको 9 की फॉर्म में बनाना है। इसको किस फॉर्म में बनाना है, 9 की फॉर्म में बनाना है। तो हमारा अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो बीच में मैं 3 9 3 27 होता है, 3m का क्यूब साथ में रहेगा, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस m के क्यूब को खाली m मान लूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9, और ये बीच वाला पूरा m मान लूँ तो ये 9m बन सकता है ना। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m कह सकता हूँ मैं, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। एक्स क्यूब मेरा पहला, ये जब मैं r की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो ये मेरा पहला 9m आ रहा है ना। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू अगता हूँ, अगर मैं फार r इज 1, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आ जाएगा। जैसे ये सिंपली यहाँ पे r की जगह पे 0 लिया था, अभी यहाँ पे 3m प्लस 1 हो गया, सिंपल है ना। r की वैल्यू 1 ले ली, इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो मैं अब बार बार लिखूंगा नहीं, आप सीधा कर सकते हो। क्यूब x का क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, ये आइडेंटिटी लगेगी। अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, ये क्यूब है यहाँ पे 3 टाइम ए बी इंटू ए प्लस बी, मतलब मल्टीप्लाई ए। ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है। ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पीछे लगा था ना क्वेश्चन, और पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख लो, ए आपके पास क्या है 3m है इसमें, कामा बी आपके पास क्या है 1, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, जो वैल्यू आती है इसकी, है ना, वो क्या हो जाएगी a का क्यूब की जगह मैं 3m का डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3m का क्यूब प्लस b के क्यूब की जगह 1 का क्यूब कर रहा हूँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई a क्या है 3m मल्टीप्लाई b क्या है 1, है ना, ये हो गया। अब पूरे को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ, तो a क्या है 3m प्लस b क्या है 1, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो इसका क्यूब करेंगे 3 3r 9 3r 27, 3 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इधर भी किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27, 3r 9 3r 27, m का क्यूब हो जाएगा, को 3 बार खुद से करेंगे तो m क्यूब ही आएगा, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 नहीं आता है, प्लस का प्लस मतलब 1 को खुद से 3 बार करो मल्टीप्लाई तो 1 नहीं आता ना, प्लस। अब इसको करेंगे 3 3r 9 9 1r 9, तो m साथ आ जाएगा, है ना, 9m हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ देखो 3m प्लस 1। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 27m का क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस ये 9m जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, जो आपने पीछे पढ़ी होगी क्लास 5th के बाद आ जाती हैं ये प्रॉपर्टीज। तो 9m जो है अंदर ये 9m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 9m इसके साथ भी होगा, तो 9m 9 3r 27 हो गया, ये m अंदर m के साथ मल्टीप्लाई होगा, m इंटू एम m का स्केयर, जब m खुद से m से मल्टीप्लाई होगा m स्केयर बन जाता है, ये प्लस का प्लस 9m 1r 9m हो गया। अब देख लीजिए, अब आप इसमें ऐसे कर लीजिए, 7m का ले आइए प्लस 27 प्लस 9m प्लस, ये देख सकते हैं हमने इसको लाना था, तो यहाँ पे इन तीनों में से का 9 आता है ना, तो हम 9 को अगर बाहर रख दें तो अंदर ये 9 कितने यार 27 होता है 3r 27, तो ये m क्यूब रहेगा साथ में, प्लस ये भी 9 3 यार, तो m स्क्वायर साथ रहता है, तो इतने यार 9 होता है 9 1r 9, ये ब्रैकेट बंद हो गई, प्लस ये 1 बाहर तो बाहर ही, हमने खाली मैंने यहाँ तक लिया, आपने ध्यान रखना 27 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे देख लो, अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से ये जो ब्रैकेट के बीच में इन सभी को मैं m मान, सभी को मैं क्या मान लूँ, m हमारे पास कितना बन जाए, n का 9 रहेगा, ये सारे 9 मल्टीप्लाई हो रहे तो 9m कर देंगे, प्लस 1 हमारा ये सॉल्व
हो गया, है ना। हमारा जब हमने r की वैल्यू 1 मानी तो उसको क्यूब बोथ साइड किया तो हमारा क्या आया, 3m प्लस 1 आया। ऐसे ही जब r की वैल्यू 2 मानते हैं, जब r की वैल्यू हम 2 मानेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तीसरे केस में, फॉर r इजल टू 2, जब r वैल्यू हम 2 मानते हैं तो क्या आता है, b की वैल्यू क्या बनी है, b इजल टू 3m प्लस 2 बन रहा है, यानी कि b को आप x मान लो, x इजिकल टू 3m प्लस 2, यहाँ पे x का क्यूब था, ये x क्यूब इसके बराबर आता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्केलिंग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इधर x का क्यूब हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब क्यूब क्यों करना है, क्योंकि उसने बोला क्यूब करके करना है, तो इसीलिए हम दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी ऊपर वाली लगेगी, मैं दोबारा आइडेंटिटी लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। क्या आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, a क्या है 3m का होल क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई a क्या है 3m मल्टीप्लाई b क्या है 2 मल्टीप्लाई a प्लस b, तो a प्लस b क्या है 3m प्लस 2। ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने डायरेक्टली, x का क्यूब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x क्यूब ये हो जाएगा इक्वल टू x क्यूब हमारे पास क्या निकलेगा, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 r 9 3 r 27, 3 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, m का क्यूब m क्यूब 7 रहेगा, है ना, प्लस अब 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 r 4 2 r 8, 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है 8 आता है, आप करके देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी आता है 2 2 r 4, है ना, ये होता है क्यूब का मतलब होता है खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना किसी को, ठीक है। ये हो गया प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो तीनों को एक साथ करेंगे, 3 3 r 9 9 2 r 18 हो गया, और m भी है साथ में तो m हो जाएगा मल्टीप्लाई 3m प्लस 2, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, ये 18 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो 27m का क्यूब 7 रहेगा प्लस 8 प्लस 18 को 3 8 r 24 कैरी 2 3 1 r 3 और 2 5 54 हो गया m प्लस 18 2 r 36, तो ये m भी साथ जाएगा, ये देख लीजिए 18 इसके साथ गया 54, लेकिन m इंटू m का स्केयर भी बन जाएगा, अब 18m मल्टीप्लाई 2 r 36 m बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये m भी तो मल्टीप्लाई होगा ना साथ में। अब यहाँ से आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 27m का क्यूब m वाले इकट्ठे कर लो प्लस 54, और देख लीजिए 54 के पीछे क्या प्लस, तो ये प्लस साथ इधर आएगा, प्लस 36m प्लस 8, ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या बनाना है, हमें 9m प्लस 8 बनाना है, तो इसमें से कॉमन ले लो, क्या आता है 9 कॉमन आता है, 9 कितना 27 होता है, 9 3 27, m का क्यूब बीच रहेगा प्लस 9 6 r 54 m स्क्र प्लस 9 4 r 36 m हो जाएगा, प्लस ये 8 तो अलग रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला पूरा, इसको अगर आप m मान लो तो ये कि x का जो क्यूब है ये किसके बराबर आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा 9, इस पूरे को m मान लिया प्लस 8 हो गया x का क्यूब, तो यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा कि तीनों केसेस में हमने ये प्रूव करके बताया कि हम अगर क्यूब लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमारे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं, ये एक्सरसाइज साथ में हमारी कंप्लीट हो गई है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन इसमें से समझ आए हों। तो अगर आपको ये समझ आया है, आपने कुछ नया इस वीडियो में से सीखा है, तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।